पाठ 5वां मिठाई वाला। लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर होते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। गीत गाकर अपने खिलौने बेचने वाला एक खिलौने वाला जैसे ही उस गली में आ जाता, गली से गुजरता, बच्चों में एक अजब तरह की हलचल मच जाती। हर कोई उस खिलौने को लेने के लिए मचलता। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में लिए युवतियाँ भी छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। हर कोई उस खिलौने को खरीदने के लिए बेचैन रहता। उसकी आवाज़ में मिठास थी। गलियों और उद्यानों में भी यही हाल था। उस खिलौने वाले को बच्चों का झुंड घेर लेता और तब कहीं जाकर वो खिलौने वाला खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित होते। बहुत अच्छा लगता। बच्चों को उन खिलौने को देखकर ऐसा लगता कि कब इन्हें हम खरीदें। वे पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और इचका यानी छोटे बच्चों को अपनी तोतली ज़बान में सवाल पूछते हुए बताया गया है कि खिलौने वाले से पैसे तो वो लोग ले आते बच्चे, लेकिन खिलौने वालों से हर एक चीज़ का दाम पूछते कि इसका क्या है, इसका क्या है, फिर ये खरीदे तो कितना रुपया लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, और वो हाथ में पैसे लिए होते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने देता। इच्छा अनुसार 2 शब्दों को मिलाया गया है, इच्छा के अनुसार। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते, अपनी खुशी को जाहिर करते, बहुत ही खुश हो जाते। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस शोर से उस शोर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। खिलौने वाले का खिलौने बेचने का ढंग अजीब था। ये खिलौने वाला मादक स्वर में, अपने मीठे स्वर में गाकर बच्चों को बहलाता था। बच्चों को उनके इच्छा के अनुसार खिलौने निकाल कर देता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौना लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेरा घोला कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेरा कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। निरखना, देखना, ध्यान से देखना। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। अब 2 पैसे में, माना कि वो उस वक्त बहुत ही सस्ताई थी। अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है ये, और उस वक्त बहुत ही कम पैसों में ढेर सारी चीज़ें आ जाती थी। लेकिन फिर भी इतना अच्छा खिलौना 2 पैसों में मिल पाना उस वक्त भी शायद संभव ना हो। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे गया ही है, इतना तो निश्चय है, इतना तो पक्का है, क्योंकि चुन्नू मुन्नू के पास खिलौने आ गए हैं। एक ज़रा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। इस तरह खिलौने वाला खिलौने बेचकर चला गया। अब ये हुई खिलौने की बात। 6 महीने बाद उसी प्रकार और एक आवाज़ गूंजी, उसी तरह की मीठी मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। वो था मुरली वाला। 6 महीने बाद वो उसी नगर में
उसी किनारे उसी रास्ते में गली गली में घूमने आया, मुरलियाँ बेचने आया। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसों में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। मतलब इतने घूम घाम कर अगर मुरलियाँ बेचनी है तो 2 पैसे में क्यों बेचे? 2 पैसे तो इसकी उससे भी ज़्यादा शायद लागत होगी। 2 पैसे में ये बनी होगी तो उसे क्या मिलता होगा? इतनी सस्ती मुरलियाँ कैसे दे जाता है वो? एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वो पहले खिलौने भी बेचा करता था? इस तरह से सवाल जवाब होने लगे। लोग कहने लगे कि कैसा है ये? मैंने तो नहीं देखा। तो दूसरा कहता है, अरे देखा कैसे नहीं, पहले खिलौने बेचता था, यही तो है वो युवक। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। लोग तारीफ करते, इतने कम पैसों में वो चीज़ें कैसे बेचता है, इसके बारे में अचरज की भी बात होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। मादक का मतलब है बहकाने वाला। शराब जिस तरह से मादक होती है, जिससे नशा चढ़ता है, तो मादक का थोड़ा बहुत मतलब वैसा ही होता है। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। स्वर, आवाज़। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हुआ है। आवाज़ में थोड़ा बहुत समानता थी, आवाज़ में समानता थी, तो उसे लगा कि कहीं ये वही तो नहीं। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नों के लिए ले लूँ, क्या पता या फिर इधर ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो रोहिणी ने चाहा कि अपने पति के द्वारा उस मुरली वाले से मुरली खरीद लूँ। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता में पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी यानी पाजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुँचा। मतलब मुरली वाला जो आया, मुरली का स्वर और मुरली वाले की मीठी आवाज़ सुनकर बच्चे दौड़ते हुए उसके पीछे पड़ गए। उन्हें अपनी होश नहीं, अपने कपड़ों का भी होश नहीं। सब झुंड में बच्चे मुरली वाले के इर्द गिर्द जमा हो गए। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली, अम्बी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। अभी मुरली बेचने आए हैं तो हर एक को मिलेगी, सबकी पसंद की मुरली, तो हम इतनी जल्दी नहीं लौटने वाले। बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। वैसे तो 3-3 पैसे की देने का सोच रहा था, लेकिन अब आपने पूछा है तो 2 पैसों में। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। यानी आपके लिए 2 पैसे, बाकी सब के लिए तो मैं 3 पैसों में इन मुरलियों को बेच आया हूँ। इसीलिए विजय बाबू थोड़े से मुस्कुरा दिए। वे जानते थे कि ये जो बिक्री करने वाले लोग होते हैं, फेरी वाले होते हैं, वो किस तरह से चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। बातों ही बातों में ग्राहक के मत्थे बहुत सारी चीज़ें मढ़ ही देते हैं। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? लागत यानी कितने में ये बनी है चीज़ें?
यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। इसकी लागत 2 पैसे है और मैं 2 ही पैसों में से सबको दे रहा हूँ। लोग, ग्राहक हमेशा यही समझते हैं, कितनी भी सस्ती में कोई चीज़ क्यों ना उन्हें मिले, ग्राहक समझता है कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। आप कहीं से 2 पैसों में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंगों की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए? यह नारंगी रंग की? अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? हर एक से अपनी मीठी ज़बान में बतियाते हुए बच्चों को खुश करके मुरली वाला मुरलियाँ बेच रहा था। जिससे जिस बच्चे को जिस रंग की मुरली चाहिए उस रंग की उसे थमा देता। अगर निकाली हुई मुरली बच्चे को पसंद नहीं, दूसरी कोई मुरली चाहिए, तो उसे भी निकाल कर बच्चे को खुश कर देता। अब कभी ऐसा भी होता है कि माँ बच्चों को मुरली खरीदने के लिए या कोई चीज़ खरीदने के लिए पैसे नहीं देती, तो पैसे कैसे मांगे जाते हैं ये भी वो बताता। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुआ नहीं है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया नहीं साहब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह जिसके पास पैसे नहीं हैं, जिसको माँ ने पैसे दिए नहीं, जिसके माँ के पास पैसे ही ना हो, ऐसे भी बच्चों को दिल से खुश करके वह मुफ्त में सामान दिए जाता, मुरलियाँ देकर जाता और सभी बच्चे पूरी तरह से खुश हो जाते। तभी वह मुरली वाला वहीं से निकल जाता। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। अब तीसरा प्रसंग है। तीसरे बार में क्या हुआ? आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतनी प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला वही दूर से गाकर आ रहा था। रोहिणी उसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वे स्नेहासिक्त बातें याद आती रही। स्नेहासिक्त, स्नेह यानी प्रेम, प्रेम से भरी हुई। मुरली वाले की बातों में मिठास थी, आवाज़ में मिठास थी और बच्चों से वह बड़े प्यार से बातें करता, बच्चों को खुश करके ही चला जाता। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, उसकी यादें धुंधली पड़ गई। क्षीण यानी कम 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 होती गई। अब चौथा जो प्रसंग है, अब वो मिठाई लेकर आया है। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। आजानुलंबित घुटनों के नीचे तक के केश धूप में सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्ध दादी थी, वृद्धा। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता ना हो।
ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। ये चिक यानी छोटा सा पर्दा। पहले के ज़माने में औरतें बाहर खुले में मर्दों के सामने बैठना पसंद नहीं करती थी। उस वक्त के रीति के अनुसार, संस्कृति के अनुसार ऐसा चलन न होता था। वैसे ही कोई भैया भाभी आ जाए तो बात अलग थी, लेकिन कोई पराया मर्द बाहर वाला इस तरह आए तो उसे उसके सामने घर की औरतें आकर नहीं बैठती थी। तो यहाँ रोहिणी ने भी देखा कि उसके पति घर पर नहीं है और बच्चों के लिए मिठाई लेनी है, तो उसने दादी से, बच्चों की दादी से कहा कि आप ज़रा मिठाई वाले को बिठवा लीजिए, तब तक मैं चिक के ओट में बैठकर बताती हूँ। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी टेस्टी, बड़ी ही स्वादिष्ट, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर कर दी है। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियाँ हैं। पैसे की 16 देता हूँ, 1 पैसे की 16 गोलियाँ। और इसमें सिर्फ गोलियाँ ही नहीं है, इसमें खांसी के गुण, माफ़ करना, खांसी को दूर करने के गुण भी हैं। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। 2-4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव, अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। इस तरह से दादी ने 1 पैसे की 16 के बदले 20 मिठाइयाँ मांगी, मिठाइयाँ ने गोलियाँ मांगी। कहते हुए दादी के पोपले मुँह से, पोपले जिस मुँह में दांत न हो उसे पोपला मुँह कहते हैं, जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी का अंदाज सही निकला। उसे लगा यही है वो मिठाई वाला जो पहले मूलियाँ बेचा करता था, जो उसके पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी चिक्की आर्जी से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ें लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और इससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। उसने जो सोचा था एकदम ठीक था। अब तो वो उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है? मतलब ये काम करके मुझे ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलता, लेकिन जो खुशी मिलती है इन बच्चों के बीच रहकर, मैं आपको क्या बयां करूं। यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। पैसों के लिए ये सब कुछ नहीं करता, खाने भर को पैसे मिल जाए यही मेरे लिए बहुत है। हेतु ये काम मैं नहीं करता। बच्चों में रहकर मुझे अच्छा लगता है, संतोष मिलता है, धीरज और असीम सुख, असीम जिस सुख की सीमा न हो। सुख कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने भी ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। इस तरह रोहिणी ने उसे इत्मीनान से कहा कि जो तुम्हारा वक्त यहाँ जाया हुआ है या जाया होगा, उसे मैं और मिठाई खरीद कर पूरा कर लूँगी, तो चिंता मत करना। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। मैं व्यापारी था इस शहर में, प्रतिष्ठित आदमी, और मेरे मकान था, अच्छा काम था, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर,
बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। हर तरह से मैं खुश था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, बहुत ही सुंदर, मुझे बहुत खुश रखते थे। मैं ऐसे सुख की मैं उस जिसका वर्णन ही नहीं कर सकता। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता। लेकिन समय एक सा नहीं रहता। समय की गति, विधाता की लीला, जो नसीब में होता है, विधाता यानी ईश्वर जैसा चाहता है वही होता है। अब कोई नहीं है दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। अब पत्नी नहीं रही, बच्चे नहीं रहे, किसी कारणवश तीनों चल बसे। वे सब अंत में होंगे तो यही कही। उन्हीं प्यारे सुंदर बच्चों की तलाश में मैं इन चीज़ों को बेचता हूँ और उन्हें पाने की कोशिश करता हूँ, बच्चों को देखने की कोशिश करता हूँ। आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। इस तरह रहता, घुल घुल कर मरता तो गाड़ी घोड़े बंगले नौकर चाकर सब गया। अब मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, ऐसा मिठाई वाले ने कहा। बच्चे और पत्नी मेरे लिए प्राण से भी ज़्यादा कीमती थे। तो अब उन बच्चों को देखने हेतु इन बच्चों में अलग अलग चीज़ें लेकर बेचता रहता हूँ और बच्चों में मुझे असीम सुख हासिल होता है। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक से मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है। जो नहीं है, इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर है। अपनी आप बीती बताकर मिठाई वाले की आंखों में आंसू आ गए। बीवी बच्चों की याद ने उन्हें भावुक कर दिया। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न न, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा, उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। बच्चों, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी द्वारा लिखित ये कहानी, दिल को छू लेने वाली कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद। बोलेंगे कि तुम्हें सस्ता दे रहे हैं, और मुरली वाला कहता है कि ग्राहक नहीं जानता चीज़ें कितने में बनी हैं। बेचने वाला थोड़ी सी खोट खाकर चीज़ें बेचे तो भी ग्राहक को झूठ लगता है। चौथा सवाल, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते, खेल कूद भूलते, जूते चप्पल का ध्यान तक नहीं रहता। अम्मा से पैसे लाकर खिलौना खरीदने की फिराक में लग जाते। रंग बिरंगे गुब्बारे, मुरली, मिठाई, ये सभी चीज़ें उन्हें खुश करने के लिए काफ़ी होती। पांचवा सवाल, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? रोहिणी को मुरली वाले की आवाज़ से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि खिलौने वाले की तरह इसकी आवाज़ जानी पहचानी थी। वह भी इसी प्रकार अपने मीठे स्वर में गा गा कर चीज़ें बेचता। मुरली वाला भी उसी तरह गाकर मुरलियाँ बेच रहा था। छठा सवाल, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने अपने आप बीती बतानी शुरू की। वह अपने नगर का सुखी संपन्न व्यापारी था। पत्नी, 2 सुंदर बच्चे, जिनके कारण उसका घर स्वर्ग था। सुख के सभी साधन थे, नौकर चाकर, गाड़ी, सभी कुछ था। विधाता की करनी, असमय सभी का देहांत हुआ। वह अकेला हो गया। इस व्यवसाय के माध्यम से उसे इस गली के बच्चों में अपने बच्चों के दर्शन होते थे। हंसते कूदते, रोते मनाते, इठलाते बच्चे उसे अपना दुख भुलाते। बच्चों के खुशी में ही उसे अपनी खुशी मिलती। 7, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा?
मिठाई वाला ही खिलौने वाला मुरली वाला था। इस रहस्य को रोहिणी और दादी जान गई थी, यह और कोई नहीं जानता था। चुन्नू मुन्नू आकर जब रोहिणी से मिठाई मांगने लगे, वह दोनों बच्चों को मिठाई देता है। रोहिणी उसे पैसे देती है तो वह कहता है, इस बार ये पैसे न लूँगा। इस बार से पता चलता है कि उसका दिल भर आया और इन बच्चों को अपना समझकर उसने पैसे लेने से मना कर दिया। 8वां सवाल, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या यही सही है? 8वां, आज भी कई घरों में औरतें पर्दे से बाहर आकर बात करना पसंद नहीं करती। कई जगहों पर परिवार वाले ही इसके खिलाफ होते हैं। आज़ादी के बाद स्त्रियों ने पढ़ लिख कर स्वावलंबी बनना शुरू किया। फिर भी गांव के कई पिछड़े इलाकों में स्त्रियों को पर्दे में रहना पड़ता है। यह पूर्णतः गलत है। जब स्त्री पुरुष समान हो तो यह अन्याय है। बच्चों को ही आगे चलकर इस सोच को बदलना होगा। कहानी से आगे, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा? सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। मिठाई वाला अपने परिवार के साथ किसी गांव में रहता होगा। घर, दुकान, बच्चे और बाकी परिवार वालों के साथ वह खुद सुख से जीवन गुजार रहा था। एक रोज़ उसे किसी की शादी में गांव से बाहर दूर जाना था। पत्नी, बच्चों के साथ वह भी कार में सवार हो गया। शादी के समारोह में शामिल होने के लिए सभी बड़े खुश थे। अचानक किसी जानवर ने गाड़ी के आगे छलांग लगाई। उसे बचाने हेतु ब्रेक लगाने पर गाड़ी सीधे गड्ढे में जा गिरी। दुर्घटना में पत्नी और बच्चे घटनास्थल पर ही चल बसे। मिठाई वाला जैसे तैसे बच गया। व्यापारी नसीब को कोसता, रोता चिल्लाता वह गांव लौटा। पल भर में उसकी जिंदगी उजड़ गई। जब होश संभाला तब उसने अनाथ बच्चों का आश्रम खोला। बच्चों की पढ़ाई परवरिश में उसने आगे की जिंदगी बिताने की सोची। दूसरा सवाल, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में हमें मिठाइयाँ, गोलगप्पे, चाट, सांभर, डोसा, नूडल्स ये चीज़ें ज़्यादा आकर्षित करती है। कई बार इन मेलों में मेहंदी लगाने वाली औरतें भी होती हैं, तो कई बार कसरतें कर लोगों का मनोरंजन करने वाले लोग होते हैं। मैदे की रोटी को हवा में उछाल उछाल कर गोल गोल और बड़ी बड़ी करते देख अचरज भी होता है। इन सब में सभी लोगों का श्रम शामिल है। 3, इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियाँ, कविताएं ढूंढिए और पढ़िए। यह बच्चों को खुद ही करना होगा। अनुमान और कल्पना। पहला, आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे। आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। बच्चों को करना है ये। आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया है, बड़ों से पूछ कर लिखिए। सबसे पहले सवाल का जवाब देती हूँ। हमारे गली में कलई वाला, केले वाला, भंगार वाला आता है। सोसाइटी में गुरखा या वॉचमैन इन फेरी वालों को रोकता है। ये लोग बड़ी मीठी आवाज़ में पुकार पुकार कर अपनी चीज़ें बेचते हैं। मिट्टी और पौधे लेकर बेचने वाला भी कभी कभी दिखाई देता है, पर इनको गेट से अंदर आने में मनाही है। क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखिए। पहले तो हमारे माता पिता के ज़माने में कई चीज़ें बेचने वाले फेरी वाले आते। अब ज़माना बदल गया है। लोग मॉल में जाकर चीज़ें खरीदते हैं। ऑनलाइन चीज़ें घर तक आती है। फल, सब्जी, खिलौने तक 10% डिस्काउंट में मिलती है। साफ़ सुथरी सब्जियां, फल लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखिए। जी हाँ, वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं क्योंकि लोग फेरी वालों से सामान कम खरीदते हैं। भाषा की बात। मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया। ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि क वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से क्या है? ख ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? मिठाई वाला शब्द संज्ञा है और बोलना क्रिया। मिठाई वाला विशेषण हो गया
और बोलने वाली विशेषण, पर गुड़िया संज्ञा है। अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। दूसरा सवाल है, उपयुक्त वाक्य में ठो के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है। भोजपुरी में 1 ठो लइका, 4 ठे आलू, 3 ठे बटुली। ऐसे शब्द का प्रयोग भारत की अन्य कई भाषाओं में होता होगा। कक्षा से पता कीजिए कि किस किस की भाषा बोली में ऐसा होता है। इस पर सामूहिक बातचीत करते हैं, कीजिए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते। आप ये बातें कैसे कहेंगे? तो पहला है, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो मतलब लगता है वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? भैया, इस मुरली का दाम क्या है? दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा जाकर उसे कमरे में बुलाओ। फेरी वालों की दिनचर्या कैसी होती होगी? उनका घर परिवार कहाँ होता होगा? उनकी ज़िंदगी में किस प्रकार की समस्याएं और चढ़ाव उतार आते होंगे? यह जानने के लिए 3-3 के समूहों में छात्र छात्राएं कुछ प्रश्न तैयार करें और फेरी वालों से बातचीत करें। प्रत्येक समूह अलग अलग व्यवसाय से जुड़े फेरी वालों से बात करें। ये पहला सवाल है। फेरी वालों का जीवन काफ़ी कठिन होता है। सामान की गाड़ी अथवा ठेला लेकर शहर गांव में जगह जगह घूमना आसान नहीं होता। धूप छाँव वर्षा ठंड, किसी भी मौसम में घर से बाहर निकलना मजबूरी होगी। सामान का खराब हो जाना, सामान का न बिकना, सामान को लागत से कम भाव पर बिकने की मजबूरी भी आती होगी। हाँ, फेरी वाले के जीवन से इस बात का पता चलता है कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से दुख कम होता है। इस कहानी को पढ़कर के आपको यह अनुभूति हुई कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का दुख कम होता है? जी हाँ, यह सही बात है। फेरी वाले के जीवन से इस बात का पता चलता है कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से दुख कम होता है। पत्नी और बच्चों के मौत के बाद दूसरे बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखकर वह खुश होता है। उसे सुख, संतोष और दुख को सहन करने की ताकत मिलती है। इसीलिए कहा है कि दुख बांटने से कम होता है। अपनी कल्पना की मदद से मिठाई वाले का चित्र शब्दों के माध्यम से बनाइए। मिठाई वाला लंबा, दुबला पतला, गोरा इंसान होगा। उम्र 30-32, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता होगा। उसकी आवाज़ में मधुरता होगी। सिर पर रखी टोकरी में सामान रखकर वह गली गली जाकर बेचता होगा। बच्चों को खुश करने हेतु कभी मिठाई, कभी मुरली, कभी खिलौने लाकर वह बेचता होगा। उसकी आवाज़ से बच्चे पागल से होकर घरों से निकल जाते हैं। अपनी माँ से पैसे लेकर गोलियाँ, मुरली, गुब्बारे बच्चे खरीदते होंगे। सीधी सादी बोली, मीठी बोली सबको बहलाती होगी। धन्यवाद।